हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हम अक्सर देखते रहते हैं कि अलग अलग देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां बहुत सारे बड़े बड़े अलग अलग स्तर पर कई सारे मिशनों को करती है। कोई मिशन शुक्र ग्रह से संबंधित हो सकता है, कोई मिशन सूर्य से संबंधित हो सकता है और भी कई सारे। तो अगर एक ऐसी स्थिति बने जहां पर अलग अलग जो स्पेस एजेंसीज हैं वो साथ आकर के काम करें, तो कई सारे बड़े मिशन भी किए जा सकते हैं और कई मिशन बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कि एक स्पेस स्टेशन जो मौजूद है, आईएसएस बोलते हैं उसे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो भी इसी का एक उदाहरण है। उसमें कई सारी अंतरिक्ष एजेंसियों ने साथ मिलकर काम किया है। भारत के अंतरिक्ष एजेंसी को हम इसरो के नाम से जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो ने कुछ समय पहले नासा के साथ मिलकर के एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और आने वाले एक समय में उस प्रोजेक्ट को अब अपना एक मूर्त रूप मिलने जा रहा है। अगले साल संभावना है। हमने एक निसार सैटेलाइट की बात की थी जो नासा और इसरो ने मिलकर के तैयार किया है, तो उसके लॉन्च को हम देख सकते हैं। और हाल ही में नासा ने उस सैटेलाइट के बहुत सारे जो उपकरण हैं, बहुत सारे उसके अवयव हैं, उन सभी को मिला करके फिर भारत को भेजने की बात कही है और बहुत जल्द वो भारत के पास आ जाएगा, जिसके बाद भारत उसकी लॉन्चिंग शुरू करेगा। आज के टॉपिक में हम इस विषय पर बात करेंगे। तो नासा ने इसरो को सौंपी निसार सैटेलाइट। क्या है इसकी खासियत, किस तरह से काम करती है, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है, किस तरह की इसमें तकनीक इस्तेमाल की गई है, बहुत सारी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। तो नासा इसरो पार्टनरशिप सैटेलाइट ऑल सेट टू अराइव इन इंडिया। व्हाट इज निसार एंड इट्स मिशन? क्या इसका मिशन है, क्या है सैटेलाइट है, चर्चा में क्यों है, हमने जान लिया। निसार क्या है, इस पर अभी बात करेंगे। इसमें किस किस तरह की चीज़ों का उपयोग है, रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात आएगी, इसमें किस तरह की फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल किया जाना है, किस उपयोग में आएगा, यह मिशन क्या है, क्या इसका निष्कर्ष हो सकता है, और एक प्रश्न जो कि प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। तो जीएस पेपर 3 विज्ञान एवं तकनीक खंड से जुड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जोड़ करके देखेंगे तो उस पर भी इस मिशन का एक प्रभाव तो है ही, या हम कहें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रभाव के चलते फिर हम इस मिशन को देख रहे हैं। तो शुरुआत करें चर्चा में। क्यों? क्योंकि जो निसार सैटेलाइट है उसको नासा और इसरो ने संयुक्त रूप से तैयार किया है और अब उसको वापस से भारत को भेजा जाना है और भारत उसके बाद उसकी लॉन्चिंग करेगा। तो ये एक तरह का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो पृथ्वी की सतह की जानकारी वैज्ञानिकों तक पहुंचाएगा, जिससे हमें कई तरह के लाभ मिल सकते हैं। अभी उन पर बात कर लेंगे। तो नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी जेपीएल में इसको लेकर के एक विदाई समारोह आयोजित किया गया था, जिसके बाद इसको एक कार्गो में रख करके भारत के लिए भेजा जाएगा। तो एसयूवी के आकार का एक उपग्रह है। एसयूवी क्या है? एक तरह की आप जो गाड़ियां देखते हैं, तो हम कह सकते हैं, आपने कई सारी गाड़ियों का नाम सुना होगा। तो एसयूवी सेगमेंट में जैसे महिंद्रा स्कॉर्पियो या बहुत सारी जो भी नाम आप जानते हो, इस सेगमेंट की एक गाड़ी जो मध्यम आकार की होती है वो आप कह सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अगले साल जनवरी के महीने में इसको लॉन्च किया जा सकता है, ऐसी जानकारी मिलती है कि इसकी संभावना है। निसार क्या है, यहाँ से शुरू करें। निसार NISAR जो शब्द है, इसमें दो शब्द NI है, नासा और इसरो। आगे है सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसको कहा गया है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। एक तरह का रडार है। सैटेलाइट तो है ही, रडार तकनीक का इस्तेमाल करती है ताकि जो पृथ्वी की सतह से मिलने वाली जानकारी है वो हम तक पहुंच सके और हम ये अवलोकन कर सके कि किस तरह के पर्यावरण के क्या हाल हैं, भौगोलिक दशाओं के क्या हाल हैं। तो 2014 में एक समझौता हुआ था इसरो और नासा के अंतर्गत। यह समझौता उस समय के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे नासा के, चार्ल्स बोल्डन, और इसरो के चेयरमैन के राधाकृष्णन, उन्होंने साइन किया था। तो अमेरिका और भारत की एजेंसियां शामिल थी। इसका जो वजन है लगभग 2800 किलोग्राम है और इसमें दो आवृत्तियों का इस्तेमाल किया गया है, एल बैंड और एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर राडार। जो राडार है दो आवृत्तियों पर काम करेगा, एस बैंड और एल बैंड, अभी इन पर भी बात करते हैं। तो डुअल फ्रीक्वेंसी इमेजिंग राडार सैटेलाइट इसको कहा गया है। अब जो एल बैंड है उसका जो विकास है एक तरह से नासा ने किया है, नासा उस तकनीक को लगाएगा, और जो एस बैंड है उस तकनीक को इसरो लगाएगा। तो नासा इसमें क्या क्या दे रहा है? एल बैंड रडार दे रहा है, क्योंकि दो देशों के द्वारा संयुक्त रूप से, दो एजेंसियों के द्वारा संयुक्त रूप से इसको विकसित किया जा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि इसमें साझा रूप से कुछ चीज़ों को अलग अलग किया गया होगा कि आप कुछ चीज़ें देंगे, कुछ चीज़ें हम देंगे, और फिर मिला करके उसको भेजा जाएगा, जिससे दोनों के लिए लागत कम आएगी और उसका लाभ दोनों को मिल सकेगा। तो नासा इसके अलावा डेटा स्टोर करने के लिए एक उच्च क्वालिटी का रिकॉर्डर लगाएगा, जीपीएस लगाएगा और पेलोड डेटा सब सिस्टम लगाएगा। बहुत सारी तकनीकी बातें हैं जो
हो सकता हमें ना समझ में आए, लेकिन हम बेसिक बातों पर बात करते हैं। इसरो क्या लगा रहा है? एस बैंड रडार। जीएसएलवी लॉन्च सिस्टम से इसको लॉन्च करेगा और अंतरिक्ष यान यानी स्पेस सैटेलाइट भी यहाँ पर भेजेगा। तो महत्वपूर्ण घटक इसका है, इसमें एक 39 फुट का एक स्थिर या स्टेशनरी एंटीना रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, जो इसकी विशेषता बताई गई है। कुछ इस तरह का यह पूरा सैटेलाइट है, काफी बड़ा है, और जब यह अंतरिक्ष में पहुंचेगा उसके बाद इसका जो एंटीना है कुछ इस तरह से खुल जाएगा। इस एंटीने को जो आप पीले रंग से देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी महीन सोने की तारों को, या हम कहें सोने की परत चढ़ी तारों को बुना गया है, और पूरा एक तरह का छतरी जैसा इसका आकार बनाया गया है। ये क्या करेगा? ये तरंगों को भेजेगा पृथ्वी से और वापस प्राप्त करेगा। ये इसकी खासियत है। अभी आगे हम कोशिश करेंगे इसको और ठीक तरह से आपको दिखा पाएं। तो इसमें जो रेडियो फ्रिक्वेंसी की बात है उस पर चर्चा कर लें। रेडियो फ्रिक्वेंसी क्या होती है? लगभग 10 किलो हर्ट्ज से लेकर 100 गीगा हर्ट्ज के बीच की जो आवृत्ति वाला विद्युत चुम्बकीय विकिरण होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसको कहते हैं फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी। यानी इसके अंतर्गत जो रेडिएशन होगा विद्युत चुम्बकीय विकिरण, उसको कहेंगे कि रेडियो फ्रिक्वेंसीज हैं वो। तो रेडियो फ्रिक्वेंसीज समान विशेषता वाले समूहों में उनको डिवाइड किया जाता है, जिनको हम बैंड्स बोलते हैं। इसलिए हमने शुरू में देखा एल बैंड और एस बैंड। अब इन्हीं को अलग अलग चैनल्स में फिर आगे और डिवाइड कर लेते हैं। अगर कुछ बैंड्स की बात करें तो वो यहाँ दिए हुए हैं। एक है UHF बैंड, एल बैंड, एस बैंड, C, X, K, Q और V। अब इनकी रेंज अलग अलग है, जैसे कि जो वेवलेंथ है इनकी तरंगदैर्घ्य, अगर हम इनकी रेंज की बात करें तो 10 से 100 सेंटीमीटर, और जो फ्रीक्वेंसी है लगभग 300 से 3000 मेगाहर्ट्ज। एल बैंड की क्या है? 15 से 30 सेंटीमीटर, और ये 1 से 2 गीगाहर्ट्ज के बीच में है। और एस बैंड की आप देखेंगे तो 7.5 से 15 सेंटीमीटर, और ये जो है 2 से 4 गीगाहर्ट्ज तक आता है। बाकी आगे और भी नाम लिखे हुए हैं, जो आप देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं। इसमें खासियत क्या है? एल बैंड की खासियत ये है कि इसके अंतर्गत जो तरंगदैर्घ्य है वो किसी भी खराब मौसम में बाधित नहीं होती और उसको पेनिट्रेट करके आगे बढ़ सकती हैं, जिससे उस खराब मौसम के दौरान भी जानकारी मिल सकती है किसी वायुयान की या फिर किसी अन्य स्थिति की। एस बैंड की खासियत यह है कि ये काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है। तो दोनों अलग अलग सिस्टम का उपयोग एक साथ किया गया है। जीपीएस में आप देखेंगे तो एल बैंड का ही उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। अब इन जो तरंगे हैं, अगर आप ये देखें कि किसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें काम करती हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे रेडियो एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट है, वो EHF के अंतर्गत काम करती है। इस तरह सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, वाईफाई वगैरह। UHF जो हमने पीछे देखा था, उसमें मोबाइल फोन्स, GPS, वाईफाई और टेलीविज़न वगैरह काम करते हैं। इसकी यहाँ पर दिया हुआ है रेंज कितनी है। इसी तरह अगर आप MF देखेंगे तो AM रेडियो और बाकी चीज़ें काम करती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे रेडियो नेविगेशन LF पर काम करता है, और इनकी जो रेंज है वो यहाँ दी हुई है। तो कुछ इस तरह से पूरा सिस्टम वर्क करता है, जो तरंगों को अलग अलग स्तर पर विभाजित किया गया है कि कितनी फ्रिक्वेंसी किस उपकरण के लिए आवश्यक है, उसी हिसाब से ये सभी चीज़ें डिज़ाइन है। तो मिशन क्या है? ये मिशन बेसिकली पृथ्वी की जो सतह है उसमें सूक्ष्म जो परिवर्तन होंगे उसका अवलोकन करेगा। सूक्ष्म परिवर्तन किस इस तरह के कई सारे परिवर्तन पर्यावरण को लेकर के हो सकते हैं। जैसे कई सारी प्राकृतिक आपदाओं के बारे हम जानते हैं, ज्वालामुखी का उद्गार होना, भूकंप आना, भूस्खलन होना, तो इन सभी के बारे में जानकारी हमें मिल जाएगी। कोई भी छोटे से छोटा परिवर्तन होगा तो ये उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो घटनाओं के कारण भी पता चलेंगे और उनके परिणाम क्या हो सकते हैं इसके बारे में भी पता चलेगा। प्राकृतिक आपदाओं को लेकर के जो हमें संकेत मिलेंगे, हम उसको चेतावनी उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भूमिगत स्तर पर जो जल मौजूद है उसका भी मापन हो सकेगा। जो ग्लेशियर्स हैं जो बहुत तेजी से पिघल रहे हैं उसको लेकर हम अलग अलग स्तर पर चेतावनियां देखते हैं। और जो बर्फ की चादरें हैं उनके प्रवाह को भी एक तरीके से हमें पता चलेगा कि किस दर से वो घट रही है या फिर उसमें कितना परिवर्तन आ रहा है। जो वन है, कृषि क्षेत्र है, उनकी निगरानी हो सकती है। भूमि के बारे में पता चल सकता है, कौन सी भूमि बंजर हो रही है, किस भूमि में कितने वृक्ष लगे हुए हैं, और भी चीज़ें। इसके अलावा कार्बन एक्सचेंज की जो बात आती है कि कितना कार्बन सिंक हो रहा है और कितने वृक्ष वहाँ पर मौजूद हैं, इन सब की जानकारी भी हमें ठीक तरह से हो पाएगी। यानी पृथ्वी के संबंध में जो भी अध्ययन हम करना चाहते हैं वो सभी इस मिशन से कर पाएंगे। तो सिंथेटिक अपर्चर रडार का जो उपयोग किया गया है, इसके अंतर्गत हाई रेजोल्यूशन वाली जो इमेजेस हैं वो कैप्चर कर सकता है। और जो SAR सिस्टम है, हमने पहले भी बात की कि बादलों को भेदने में भी सक्षम है और किसी भी मौसम में दिन रात हमें डेटा की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा इसकी जो खासियत है वो ये भी है कि 12 दिनों में पूरी पृथ्वी की तस्वीरें ले सकता है। इसका जिस तरह से इसका डिज़ाइन है वो बड़े स्तर पर रेंज कवर करता है।
तो जनवरी 2024 तक इसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इसको स्थापित कहाँ करेंगे? नियर पोलर ऑर्बिट में, यानी निकट ध्रुवीय कक्षा में। और लगभग 3 वर्ष का इसका कार्यकाल माना गया है कि लगभग 3 साल तक ये कार्य करेगा। हो सकता है उसके आगे भी कार्य करे, लेकिन जो तय किया गया है वो कुछ इतना है। अगर हम इस मिशन के लॉन्च का एक वीडियो देखना चाहें तो नासा की जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी ने इसका एक एनिमेटेड वीडियो दिया है, एक बार उसको देखने की कोशिश करते हैं, शायद उससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। इसमें इसका पूरा लॉन्च दिखाया गया है, क्योंकि इसको भारत लॉन्च करेगा, यानी इसरो की तरफ से इसको लॉन्च किया जाएगा GSLV में। तो कुछ इस तरह से आप देखेंगे कि GSLV यहाँ लगा हुआ है, एनिमेशन के थ्रू इन्होंने इसको दर्शाया है। अब इसमें कुछ इस तरह से पूरा जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो रखा हुआ है, फिर इसके जेट शुरू होंगे और फिर ये उड़ान भरेगा। तो इसमें बहुत अच्छे तरह से आपको ये पूरा एनिमेशन एक बार देखना चाहिए। अब कितना विजिबल हो रहा है ये आइडिया नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा ठीक से। अब इसमें अलग अलग फेज हैं, तो अलग अलग फेज में फिर ये अलग अलग अपने हिस्सों को करेगा और फिर आगे की ओर बढ़ता रहेगा, जैसे कि इसमें यहाँ पर दिखाया है। अब इसका कैप्सूल ऊपर का खुला और फिर यहाँ से जो पेलोड है, यानी जो सैटेलाइट है, वो लॉन्च होगा और फिर वो कक्षा की ओर आगे बढ़ेगा। अब ये निसार यहाँ पर निकल आया है और लगभग 6ठे दिन फिर निसार अपने आप को संतुलित करेगा। उसमें जो भी अलग अलग पार्ट है वो अपने आप को ओपन करता हुआ यहाँ दिखेगा। अभी इसके ऊपर जो एक एंटीने की बात की थी वो भी यहाँ पर आपको खुलता हुआ दिखेगा। बाकी के कई सारे हिस्से चूंकि इसमें लगे हुए हैं, इसलिए पोजीशन में आने में इसको टाइम भी लगेगा। देखिए 10वें दिन आकर के फिर अब इसका जो एंटीना है, जो तारों से बुना हुआ है छतरी नुमा, वो कुछ इस तरह से खुल जाएगा। तो चूंकि इमेज में चीज़ों को समझा पाना और समझ पाना थोड़ा सा टफ होता है, कठिन होता है, इसलिए वीडियो में आपको ये चीज़ें और स्पष्टता दिख जाएंगी और फिर ये अपना काम शुरू कर देगा और जो भी तस्वीरें हैं वो हमारे पास आएंगी। तो नासा की तरफ से जो वीडियो बनाया गया है वो काफ़ी अच्छा है और एनिमेटेड रूप से हमें उसकी जानकारी मिल जाती है। तो वापस आते हैं अपने विषय पर। तो हमने इस मिशन को अब देख लिया, आगे बढ़ें, इसके निष्कर्ष को समझें। पहली बात, यहाँ पर नासा और इसरो इस तरह का मिशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इससे भारत और अमेरिका संबंधों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। दूसरी बात कि इसरो चूंकि काफ़ी लंबे समय से अंतरिक्ष क्षेत्र में कार्य कर रहा है और इसरो ने कई सारे लॉन्चेस भी सफलतापूर्वक किए हैं, उसमें PSLV का भी रोल रहा है, कुछ लॉन्चेस GSLV के माध्यम से भी किए गए हैं। ऐसे में जो विश्वसनीयता है उसके बारे में हमें पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर अब भारत की पहचान मजबूत हो रही है। देश हमारी अंतरिक्ष एजेंसी को मान्यता दे रहे हैं और विश्व में कुछ ही देश हैं जिनके पास इस तरह की तकनीकी क्षमता मौजूद है। तो इसरो इसका व्यावसायिक रूप से भी इस्तेमाल करने की शुरुआत कर चुका है और साथ ही नासा जैसी एक बड़ी एजेंसी के साथ ऐसे मिशन को करना अपने आप में एक अच्छा कदम है। द्विपक्षीय संबंध और तकनीकी भागीदारी को भी इससे बढ़त मिलती है। इसके अलावा जो बढ़ती वैश्विक विश्वसनीयता है उसका भी मामला हम देख सकते हैं। इसके अलावा जो मिशन है, अगर मिशन की बात करें तो मिशन अपने आप में महत्वपूर्ण है। कुछ जानकारी L बैंड के माध्यम से नासा के पास जाएगी, कुछ जानकारी S बैंड के माध्यम से इसरो के पास आएगी और उसका वैज्ञानिक रूप से जो महत्व है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो आने वाले समय में भी इस मिशन की सफलता के बाद और भी कई मिशन हो सकते हैं जो दोनों ही एजेंसियां संयुक्त रूप से कर सकती हैं। इससे दोनों देशों को भी लाभ होगा और उससे मिलने वाले जो इनपुट्स हैं और जो भी जानकारी है, वैज्ञानिक जानकारी, उससे पूरी मानवता का भी कल्याण हो सकेगा, ऐसी ही हम उम्मीद करते हैं। तो अब देखें आज का सवाल क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निसार सैटेलाइट नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। दूसरा, इस सैटेलाइट में S बैंड और X बैंड रडार सिस्टम का उपयोग किया गया है। आपको यह बताना है इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं। दोनों ही बातें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं, इनको एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिएगा और जरूर लिखिएगा कि यह जो प्रोग्राम है आपको कैसा लगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। पढ़ते रहिए। शुक्रिया।